हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अफशाह है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं सिवड़ी पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी अम्मी ने मुझे करीब 7-8 साल पहले सुनाई थी, लेकिन आज भी उस रात की बातें मेरे जहन में हूबहू ताज़ा हैं। ये किस्सा मेरे नाना के छोटे भाई से जुड़ा हुआ है, जिनका नाम था नसीम मामा। वो बड़े हंसमुख, मेहनती और सीधा साधा इंसान थे। हमारे खानदान का छोटा सा लेदर का काम था, पुराने जूते रिपेयर करना, बेल्ट बनाना और कुछ लोकल ऑर्डर्स के लिए छोटे मोटे बैग बनाना। ये कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जब मेरे नाना ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। जगह थी अलीपुर बाजार के पीछे, जो कि कोलकाता के टंगरा इलाके में आता है। उस जगह का नाम सुनते ही आज भी अजीब सा सन्नाटा जहन में उतर आता है। उस वक्त वो इलाका थोड़ा सुनसान और गंदा रहता था, मगर चूंकि किराया सस्ता था तो अब्बू जान ने हाँ कर दी थी। कमरे की हालत ठीक नहीं थी। टपकती छत, दीवारों पर काई जमी हुई थी और नीचे का फर्श हमेशा नम सा रहता था। लेकिन काम के लिए जो मिल जाए उसी में राजी हो जाना आदत बन चुकी थी। काम में चोरी चकारी ना हो, इसलिए नसीम मामा वहां रात को रुकने लगे। उन्होंने कहा भी, मैं जवान हूं, मुझे डर नहीं लगता, अल्लाह मेरे साथ है। शुरुआत में सब ठीक चला, मगर 1 महीना भी नहीं बीता था कि अजीब बातें होने लगी। पहले तो मामा सुबह सुबह आते तो नींद से बोझल और चुप रहते। पूछने पर बस यही कहते, नींद नहीं आई, बस सपने आए थे। धीरे धीरे उनके शरीर पर लाल चकत्ते, फोड़े फुंसी निकलने लगे। अम्मी कहती थी, ऐसे निशान जैसे किसी ने जलती लकड़ी से छुआ हो, मगर उन्होंने कभी खुद ऐसे कोई शिकायत नहीं की। फिर मामा का मिजाज बदलने लगा। जो कभी बुजुर्गों के पैर छूता था, अब उन्हें घूरने लगा। बात बात पर गुस्सा, माँ को गालियां देना, खाना फेंक देना। अम्मी ने बताया कि एक बार तो उन्होंने दीवार पर अपना सिर तब तक मारा जब तक खून नहीं निकल गया। हम सब डरे हुए थे, लेकिन अब्बू जान कहते, ये सब थकावट और टेंशन का असर है, कुछ नहीं है। मगर फिर वो रात आई जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात करीब 12:15 का वक्त रहा होगा, जब दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। अम्मी ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने नसीम मामा थे। उनकी आंखें सुर्ख थी, जैसे कई दिनों से सोए ही ना हो। उनके होंठ सूखे हुए थे, बाल बिखरे हुए और शर्ट पूरी तरह खून से सनी हुई थी। कुछ कहे बिना वो सीधा किचन में घुसे और वहां पड़ा बड़ा सा चाकू उठा लिया। नसीम, रुक जा, क्या कर रहा है? नाना चिल्लाए, मगर मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चाकू को अपनी बाजू पर चलाना शुरू कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 बार। खून का फव्वारा फर्श पर फैल गया। अब्बू जान और नाना ने दौड़कर उन्हें रोका, चाकू छीना और किसी तरह रस्सी से बांध दिया। मगर उस वक्त जो सबसे खौफनाक बात हुई थी, वो थी उनकी चुप्पी। ना वो चिल्ला रहे थे, ना रो रहे थे, बस बिना बोले 2 उंगलियां ऊपर उठाते, फिर 1, 2, फिर 1, 2, फिर 1। हम सब डर से कांप रहे थे और फिर वो बेहोश हो गए। सुबह होते ही नाना ने मौलवी जाकिर साहब को बुलाया। उनका मकान टंगड़ा से थोड़ा दूर एक मस्जिद के पास था और लोग उन्हें बहुत मानते थे। जैसे ही मौलवी साहब अंदर आए, उन्होंने कमरे में कदम रखते ही सिर झुका लिया और कुछ बुदबुदाने लगे। उन्होंने मामा की तरफ देखा और कहा, इस पर कोई जादू नहीं, ये जन्नी असर है, और वो भी बहुत पुराना। इसे जगाना नहीं, संभालना है। फिर उन्होंने रुकिया शरीफ शुरू किया, कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, पानी पर फूंक मारी और उस पानी से मामा का सिर धोया गया। करीब 3 घंटे लगे होंगे। उस बीच मामा बार बार कांपते रहे, कभी दांत खटखटाते, कभी हंसते,
और कभी फर्श पर किसी अदृश्य चीज से बातें करते। फिर एक जोरदार चीख के साथ सब शांत हो गया। अगले दिन मामा उठे तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने सबको देखा, रो पड़े और माँ के पैरों में गिर गए। बोले, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे माफ कर दो अम्मी। सबको लगा अब सब ठीक हो गया है, मगर 3 महीने बाद एक भयानक हादसा हुआ। मामा स्कूटर से मार्केट जा रहे थे, जब एक ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ, जो टंगड़ा से 200 मीटर दूर मार्केट से बाहर है। वो इस घटना के बाद घर पर कोहराम मच गया। मगर उस दिन जब उनके कफन की तैयारी हो रही थी, तभी अम्मी ने जो बात बताई उसने सबको हिला कर रख दिया। अम्मी ने कहा, वो जो मामा बार बार 2 उंगलियां और फिर 1 उंगली दिखाते थे ना, वो कोई इशारा नहीं था। वो कुछ कहना चाहते थे। शायद वो कहना चाहते थे कि 2 भाइयों में से एक ही बचेगा। और वही हुआ। तब मौलवी जाकिर साहब ने बाद में आकर एक और खौफनाक बात बताई। जिस कमरे को आप लोगों ने किराए पर लिया था, वो जगह पहले शौचालय और कूड़े का ढेर थी। वहां कई बार जिन्नात का जिक्र हुआ था। कई बार लोग गायब हुए थे और उस जगह को नापाक माना जाता था। नाना ने फिर मौलवी साहब से गुजारिश की कि उस रूह को राहत दिलाई जाए। मौलवी साहब ने 3 रातों तक फज्र की नमाज के बाद उस कमरे के पास जाकर दुआएं पढ़ी, जमीन पर इत्र छिड़का और वहां एक छोटा सा चिराग जलाया। आखिरी रात उन्होंने कहा, अब वो चला गया है, मगर ध्यान रखना, ऐसी जगहों पर इंसान की नहीं, जिन्न की हुकूमत होती है। आज भी अलीपुर बाजार के पीछे वो कमरा खड़ा है। दीवारें अब भी गीली हैं, फर्श अब भी नम है, मगर अब वहां कोई नहीं रुकता। हर साल जब ईद के बाद हम दुआ करने निकलते हैं, तो अम्मी जरूर एक अगरबत्ती वहां ले जाकर जलाती हैं और हर बार वो कहती हैं, नसीम चला गया, मगर कुछ कहानियां इंसान से ज्यादा जिंदा होती हैं। अगली घटना। मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं 23 साल का हूं और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी फैमिली से जुड़ी एक रियल स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं, जो पिछले 8 सालों से हमारे साथ चल रही है। हमारे घर में हमारी पूरी जॉइंट फैमिली रहती है। मेरे दादाजी, दादी, माँ, मेरे पापा मम्मी, मैं, मेरी छोटी बहन प्रिया और मेरे बड़े चाचा जी, चाची जी और उनके 2 बेटे राहुल और अनिल सब एक साथ रहते हैं। यह घर मेरे दादाजी ने 1980 में बनवाया था और तब से हमारी 3 पीढ़ियां इसी घर में रहती हैं। हमारा घर गोरखपुर के बाहरी इलाके में है, जहां आसपास खेत और पुराने मकान हैं। मेरे दादाजी के पास काफी जमीन थी, लेकिन बंटवारे के समय मेरे दादाजी के छोटे भाई यानी मेरे छोटे दादाजी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था। छोटे दादाजी का कहना था कि उन्हें घर में भी हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन यह घर मेरे दादाजी ने अपनी मेहनत से बनवाया था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहुत लड़ाई हुई और छोटे दादाजी ने गुस्से में कहा था कि इस घर में कोई खुश नहीं रहेगा और यहाँ के लोग हमेशा दुखी रहेंगे। तब किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सोचता हूँ तो लगता है कि तभी से हमारी मुसीबतों की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहली घटना 2016 में हुई, जब मेरी चाची जी अचानक से बीमार पड़ गईं। उन दिनों चाची जी की उम्र सिर्फ 38 साल थी और वह बिल्कुल हेल्दी थी, लेकिन अचानक उन्हें तेज बुखार आया और वह कहने लगी कि उन्हें लगता है जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है। चाची जी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन चाची जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बार बार कहती थी कि कोई औरत उनके कमरे में आती है और उनसे कहती है कि वह इस घर को छोड़कर चली जाए। हमने सोचा कि शायद बुखार की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन 15 दिन बाद
जब चाची जी की हालत और बिगड़ गई तो दादा ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही कहा कि इस घर पर किसी ने बंधन करवाया है और यह बंधन बहुत मजबूत है। चाची जी को बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर एक ताबीज दिया और कहा कि यह हमेशा पहले रखना, लेकिन बाबा ने यह भी कहा कि जिसने यह किया है वो बहुत करीबी रिश्तेदार है और इसका मकसद इस परिवार को तोड़ना है। चाची जी तो ठीक हो गई, लेकिन घर का माहौल बिगड़ता गया। अब हर कोई शक की नजर से एक दूसरे को देखता था। फिर 2017 में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब होने लगी। वो कहते थे कि रात में जब वो सोते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी छाती पर बैठ जाता है और उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चाचा जी भी 40 साल के थे और उनकी हेल्थ अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उनका वजन कम होता जा रहा था और वह हमेशा परेशान रहने लगे। एक दिन सुबह जब चाची जी ने चाचा जी को उठाने की कोशिश की तो वह नहीं उठे। चाची जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, हम सबको बुलाया तो पता चला कि चाचा जी की रात में ही मौत हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन चाचा जी को कभी कोई दिल की बीमारी नहीं थी। चाचा जी की मौत के बाद जब हमने उनके बेड की सफाई की तो गद्दे के अंदर से एक काला धागा निकला जिसमें कुछ अजीब सी गांठें बंधी हुई थीं। दादी ने तुरंत उस धागे को जलाकर राख कर दिया और कहा कि यह काले जादू की निशानी है। चाचा जी की मौत के बाद घर में और भी अजीब चीजें होने लगी। रात में बर्तन अपने आप गिरते थे, दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती थी। हम सभी बहुत डर गए थे और रात में एक साथ सोते थे। चाचा जी के मौत के 6 महीने बाद मेरी छोटी बहन प्रिया को अजीब सपने आने लगे। वो कहती थी कि सपने में एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है कि वह इस घर को छोड़कर चली जाए, नहीं तो उसके साथ भी वही होगा जो चाचा जी के साथ हुआ है। प्रिया तब सिर्फ 16 साल की थी और यह सब बातें सुनकर वो बहुत डर जाती थी। एक दिन प्रिया ने बताया कि उसने सपने में देखा है कि वो बूढ़ी औरत हमारे घर के आंगन में कुछ गाड़ रही है। अगले दिन हमने आंगन में खुदाई की तो वहां से एक मिट्टी का घड़ा निकला जिसमें कुछ बाल, नाखून और अजीब सी चीजें थीं। दादी ने कहा कि यह पक्का काला जादू का सामान है और इसे तुरंत जलाकर राख करना होगा। हमने वो सब चीजें जलाई और हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन इसके बाद भी घर में अजीब चीजें होती रहीं। एक रात मैंने अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक औरत का साया मेरे सामने खड़ा है। मैं डर के मारे चिल्लाया तो वह साया गायब हो गया। लेकिन उस दिन के बाद मुझे रात में नींद नहीं आती थी। हमने कई बाबाओं से सलाह ली और सभी ने यही कहा कि यह काला जादू है और यह किसी करीबी रिश्तेदार ने करवाया है। एक बाबा ने तो साफ साफ कहा कि जिसने यह किया है वह आपके घर का ही कोई व्यक्ति है जो आपसे जलता है और आपका नुकसान चाहता है। उस बाबा ने हमारे घर में आकर पूरे घर में गंगा जल छिड़का और हर कमरे में हनुमान जी की तस्वीर लगवाई। साथ ही उसने कहा कि आप सभी को काले धागे का ताबीज पहनना होगा और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना होगा। हमने ऐसा ही किया और कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर 2019 में मेरे दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो कहते थे कि उन्हें लगता है कि कोई उनकी जान लेना चाहता है। दादाजी की उम्र 75 साल थी, लेकिन वो अभी भी बहुत एक्टिव थे। अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और वो कमजोर होते गए। 2 महीने बाद दादाजी की भी मौत हो गई। दादाजी के मौत के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी का किया धरा है। एक दिन मम्मी को पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि उन्होंने मेरी छोटी दादी यानी मेरे दादाजी के छोटे भाई की पत्नी को रात में हमारे घर के चारों तरफ चक्कर लगाते देखा है। वह कुछ मंत्र पढ़ रही थी और हाथ में कुछ सामान लेकर को घूम रही थी।
यह सुनकर हम सभी को शक हुआ कि कहीं छोटी दादी ने ही तो हमारे घर पर काला जादू नहीं करवाया है। हमने इस बारे में बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह काम आपकी छोटी दादी ने ही करवाया है, क्योंकि उसका दिल प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर आज भी जलता है और वह चाहती है कि आपका यह घर छूट जाए ताकि उसे भी इसमें हिस्सा मिल सके। बाबा ने यह भी बताया कि छोटी दादी ने किसी तांत्रिक से हमारे पूरे घर को बंधवा दिया है और जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा तब तक हमारे घर में मुसीबतें आती रहेंगी और मौत पे मौत होती रहेंगी। बाबा ने कहा कि इस बंधन को तोड़ने के लिए हमें एक बड़ी पूजा करवानी होगी और साथ ही छोटी दादी से माफी मांगनी होगी। लेकिन छोटी दादी तो हमसे बात ही नहीं करती थी। हमने उसके बेटों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को लगता है कि हमने उनके साथ नाइंसाफी की है और वह कभी हमें माफ नहीं करेंगी। फिर भी हमने बाबा की सलाह पर एक बड़ी पूजा करवाई और घर में गंगा जल छिड़काया, हनुमान चालीसा के 108 पाठ करवाए और कमरे में लाल फीता बांधा। इसके बाद कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। वो कहती थी कि उन्हें लगता है कि कोई हमेशा उनके पीछे चल रहा है और रात में कोई उनसे बात करता है। मम्मी को भी वही दिक्कतें होने लगी जो चाचा जी को हुई थी। हमने तुरंत मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाया और साथ ही बाबा से भी सलाह ली। बाबा ने कहा कि यह बंधन बहुत मजबूत है और छोटी दादी लगातार इसे और मजबूत बनाती जा रही हैं। इसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा या फिर छोटी दादी से सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। आज हम इसी दुविधा में हैं कि क्या करें। यह घर हमारे दादाजी की मेहनत से बना है और हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन साथ ही हमारी जान की सलामती भी जरूरी है। मम्मी अभी ठीक हैं क्योंकि हमने उन्हें लगातार ताबीज पहना कर रखा है और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन पता नहीं कब तक यह सब चलेगा। हम आज भी दादी से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उसे इस घर में हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक वो अपना गुस्सा शांत नहीं करेंगी। ये कहानी आज भी जारी है और हम रोज डरते हैं कि कहीं फिर से कुछ बुरा ना हो जाए। ओके दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियां। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी सच्चे और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।